पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर केमिस्ट्री के 2020 के पेपर के जितने भी सवाल थे वो आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। सवाल नंबर 1 है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज। तो रेट कांस्टेंट के का जो यूनिट है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो है डेसीमीटर क्यूब पर मोल स्क्वायर एंड पर सेकेंड। रेट कांस्टेंट का यूनिट मालूम करने के लिए एक फार्मूला होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 1 माइनस एन और पर सेकेंड। अब इस फार्मूले में एन का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, चूंकि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो 1 माइनस 3 हो जाएगा। 1 माइनस 3 माइनस 2 के बराबर होगा, तो माइनस टू मोल के ऊपर हम अलग से लगाएंगे। डेसीमीटर के 3 के साथ जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, और डेसीमीटर क्यूब जब डिवाइड के ऊपर जाएगा तो डेसीमीटर क्यूब की -6 जो है वो डेसीमीटर क्यूब की पावर +6 हो जाएगा। तो ये है यूनिट फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स। सवाल नंबर 2 है एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए की पावर n-1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 माइनस एन। इस एक्सप्रेशन में ए जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है और एन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो हाफ लाइफ मालूम करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। सवाल नंबर 3 है बाल्मर सीरीज लाइज इन। बाल्मर सीरीज जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की होती है वो विजिबल रीजन में पाई जाती है। सवाल नंबर 4 इफ द वेवलेंथ इज इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम देन व्हाट विल बी द मोमेंटम। P इज फॉर मोमेंटम। तो मोमेंटम मालूम करने के लिए फार्मूला होता है h डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 रेज़ टू द पावर -34 जूल्स सेकेंड, और वेवलेंथ यहाँ पर गिवन है 2 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है कि 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.3 रेज़ टू द पावर -34 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सवाल नंबर 5 है टिप ऑफ मैच स्टिक। माचिस का जो टिप होता है वो किस पर मुश्तमिल होता है, सल्फर प्लस KClO3। सल्फर एज अ फ्यूल एक्ट करता है और KClO3 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसा कि आपको पता है कि आग चलाने के लिए 3 मेन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, एक फ्यूल, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर फ्यूल आपको मिल रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल रहा है। जब मैच स्टिक को बॉक्स के साथ रगड़ा जाता है तो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, तो इन तीनों चीज़ों की मौजूदगी में फिर आग जलती है। सवाल नंबर 6 है फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल ड्यू टू द सरफेस टेंशन। फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर ऐसे इनलोंगेटेड सा होता है, बिल्कुल स्फेरिकल नहीं होता। ये इसका इनलोंगेटेड शेप इस वजह से होता है कि ग्रेविटी का असर चूंकि इसके ऊपर लग रहा होता है तो नीचे से इसका साइज बड़ा होता है और ऊपर से छोटा होता है। अब इसका ये स्फेरिकल शेप इस वजह से है कि इसकी सरफेस के ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर की तरफ खींचे जा रहे हैं ड्यू टू द सरफेस टेंशन। सवाल नंबर 7 है वैल्यू ऑफ R फॉर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो हाइड्रोजन एटम का रेडियस मालूम करने के लिए एक फार्मूला होता है 0.529 n का स्क्वायर, वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर। तो चूंकि तीसरे ऑर्बिट का हमने रेडियस मालूम करना है तो n की जगह हमने 3 पुट करना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9, 9 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आंसर आ जाएगा जो कि रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट है। रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज। तो इन दो चीज़ों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो फॉन्ट हूफ इक्वेशन के अंदर पाया जाता है। ये है फॉन्ट हूफ इक्वेशन। इस इक्वेशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में रिलेशन पाया जाता है। सवाल नंबर 9 है व्हेन Kc इज स्मॉल देन फॉरवर्ड रिएक्शन इज स्लो। Kc बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। Kc की स्मॉल वैल्यू का मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कम है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स तभी कम होंगे जब फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सवाल नंबर 10 अकॉर्डिंग टू यूसेनोविच कॉन्सेप्ट एसिड इज। यूसेनोविच कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग कैटाइन कंबाइन विद ऑल एनाइंस न्यूट्रलाइज बेस टू फॉर्म साल्ट ऑल। यूसेनोविच कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड की ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। सवाल नंबर 11 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H8OR। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के 2 आइसोमर पॉसिबल हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। यानी एक आइसोमर में कीटोनिक ग्रुप होगा और दूसरे आइसोमर में एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। सवाल नंबर 12 क्लोरोब्यूटेन रिएक्ट्स विद अल्कोहल टू फॉर्म ब्यूटेन 1-ol।
ये है क्लोरोब्यूटेन, और ये अगर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि ये क्लोरीन ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप। सवाल नंबर 13, रेंज ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर इज। स्ट्रेटोस्फीयर एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर होती है, पहली लेयर ट्रोपोस्फीयर है और दूसरे नंबर पे स्ट्रेटोस्फीयर आ जाती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है। सवाल नंबर 14 है, नॉर्मली रेन इज एसिडिक ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है और इस कार्बोनिक एसिड की वजह से रेन वाटर की एसिडिटी बढ़ जाती है। सवाल नंबर 15 है, विच इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता। सवाल नंबर 16, कैटलिस्ट यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज। कॉन्टैक्ट प्रोसेस को यूज़ किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। सवाल नंबर 17, इन हाइड्रोजन बॉम्ब। यह है हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। लाइट न्यूक्लियस की फ्यूजन होती है और इनकी फ्यूजन से एक हैवी न्यूक्लियर बनता है और इस रिएक्शन के नतीजे में बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी रिलीज होती है। सवाल नंबर 18, हेक्सोक्रोमिक शिफ्ट। हेक्सोक्रोमिक शिफ्ट किसको कहा जाता है, शिफ्टिंग टूवर्ड लोअर वेवलेंथ। सवाल नंबर 19 है, सिमिलर ज्योमेट्री किसकी होगी। तो ये वाला जो ऑप्शन था जिसमें जीनोन फ्लोराइड और आयोडीन फ्लोराइड था, इनकी ज्योमेट्री सिमिलर है। जीनोन के साथ 2 फ्लोरीन के बॉन्ड हैं और 3 जीनोन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि इसके अंदर भी आयोडीन के साथ 2 फ्लोरीन एटम्स लगे हुए हैं और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन दोनों की ज्योमेट्री लीनियर होगी। सवाल नंबर 20, इन FTIR विच इज़ नॉट यूज्ड। FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी में पानी को एज अ सॉल्वेंट नहीं यूज किया जा सकता। सवाल नंबर 21, हीलियम ऑन न्यूक्लियर फिशन गिव पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। हीलियम का जब फिशन होता है यानी हीलियम का एटम के ब्रेक डाउन होता है तो इसके नतीजे में एक पॉजिट्रॉन बनता है और एक न्यूट्रॉन बनता है। विच वन नॉट फॉलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में आपने किसी कम्प्लेक्स का जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके इर्द गिर्द उसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लगाने होते हैं और ये देखना होता है कि आया वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह हैं कि नहीं। अगर हैं तो मतलब है कि वो कम्प्लेक्स जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रहा है और वो स्टेबल है। और अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नोबल गैस के जैसे नहीं हैं तो इसका मतलब है कि वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं कर रहा और वो अनस्टेबल होगा। तो ये एक कम्प्लेक्स है पोटाशियम हेक्सासायानो मैंगनीज। तो इस कम्प्लेक्स में हमने मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम किया जाता है इस तरीके से, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आता है +2। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 है। मैंगनीज का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मालूम करना है। तो मैंगनीज के वैलेंस शेल में अपने 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके ऊपर चार्ज आ रहा है +2 का। +2 का मतलब है कि 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं और साथ में 6 साइनाइड हैं और एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो 6 दूने 12 इलेक्ट्रॉन्स 6 साइनाइड डोनेट करेंगे मैंगनीज को। तो ऑन द होल मैंगनीज के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 35 इलेक्ट्रॉन्स। अब 35 तो किसी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। 35 के करीब तरीन जो नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है वो 36 है और वो क्रिप्टॉन का है। तो ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ये अनस्टेबल है, मतलब ये वाला होल कम्प्लेक्स जो है ये अनस्टेबल होगा। सवाल नंबर 23 है, एक्टिवेशन एनर्जी आपको मालूम करनी है और स्लोप आपको दी गई है। तो ये एक फार्मूला होता है, स्लोप बराबर है माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई 2.303 R। तो इस फार्मूले में आपने एक्टिवेशन एनर्जी को एक साइड पे छोड़ देना है और बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड पे। तो इस इक्वेशन में आपने स्लोप की वैल्यू पुट करके और आर की जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर एक्टिवेशन एनर्जी मालूम कर सकते हो, जो निकल कर आती है 103.41 किलो जूल पर मोल। सवाल नंबर 24 है, डेक्ट्रॉन इज अ पॉलीमर ऑफ। डेक्ट्रॉन एक पॉलीमर है जो कि कैसे बनाया जाता है, कंडेंसेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टरफ्थेलिक एसिड। सवाल नंबर 25 है, मोलैरिटी ऑफ 25% NaOH इज 25%। परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ द 100, यानी 100 में से 25 हिस्से। तो इसका मतलब है कि 25 ग्राम NaOH डिसॉल्व किया गया है। 25 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व किया गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब में। ये चीज़ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपको सवाल में गिवन होगा। तो 1 मोलर सॉल्यूशन कब बनता है, जब
40 ग्राम NaOH को 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो ये 1 मोलर सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर 4 ग्राम को 100 सेंटीमीटर क्यूब में डिसॉल्व किया जाए तो ये भी 1 मोलर कहलाएगा। अगर 8 ग्राम को 4 के डबल 8 ग्राम को 100 सेंटीमीटर क्यूब में डिसॉल्व किया जाए तो ये 2 मोलर कहलाएगा। चूँकि यहाँ पर सोल्यूट की मिकदार डबल हो गई है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम है। हम 12 ग्राम NaOH को 100 सेंटीमीटर क्यूब में डिसॉल्व करें तो ये 3 मोलर कहलाएगा। चूँकि 1 मोलर के मुकाबले में हमने सोल्यूट को ट्रिपल कर दिया है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उतना ही है तो ये 3 मोलर कहलाएगा। और अगर हम 25 ग्राम NaOH को डिसॉल्व करें 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर तो ऑन द होल मोलैरिटी निकल कर आएगी 6.25 मोलर। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ये 6.25 मोलर होगा। सवाल नंबर 26 है बॉन्ड एंगल इन ओजोन इज। तो ओजोन का मॉलिक्यूल इस तरह से बेंट शेप का होता है, इसका बॉन्ड एंगल 118 डिग्री होता है। सवाल नंबर 27 है नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर नॉर्मल कंसंट्रेशन जो ओजोन की है वो 0.3 ppm है जो कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर पाई जाती है। जिंक प्लस कॉपर आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके कॉपर को दे देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, कॉपर को रिड्यूस कर देता है। जिंक और कॉपर के सेल का EMF कितना होगा। तो जिंक और कॉपर का सेल जो है ये मोस्ट कॉमन सेल है और इसका EMF पॉजिटिव में आता है 1.10 वोल्ट्स। सवाल नंबर 29 है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं विच आर नॉट प्रिपेयर्ड इन आवर बॉडी। DGISPR के बारे में पूछा गया था कि वो कौन थे। तो उस वक्त यानी जिस वक्त ये पेपर हो रहा था तो तब उस वक्त के DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार थे। हज़रत मूसा क्रॉस्ड विच रिवर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से बचने के लिए कौन सा दरिया क्रॉस किया था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रेड सी क्रॉस किया था। इसको उर्दू में बहीरा अहमर कहा जाता है और ये दरिया है मिस्र, सूडान और सऊदी अरेबिया के दरमियान। इसके बाद एक सवाल था वावल्स के बारे में। तो वावल्स 5 होते हैं A-E-I-O-U। इनमें से कोई एक वावल मिसिंग था और उसकी जगह आपने खाली जगह पुर करना था। आगे एक मैथ का सवाल है इफ़ A worker does his duty in 10 hours and B worker in 8 hours, what time it will take them to do it if they work combine। 1 hour वर्क ऑफ A अगर हम 1/10 कर दें और 1 hour वर्क ऑफ B को अगर हम 1/8 कह दें तो दोनों का कंबाइंड वर्क को हमने प्लस करना होगा। इनको प्लस करेंगे, LCM लेंगे, 40 आएगा तो इसका आंसर आएगा 9/40। इफ़ दे वर्क टुगेदर दे कंप्लीट इन 40/9 आवर्स। तो 40/9 का आंसर आता है 4.44 आवर्स। अगला सवाल है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज चनाब। गाजी इल्मुद्दीन टॉम्ब इज इन मियां साहिब ग्रेवयार्ड लाहौर। हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है वो निशान पाकिस्तान है। सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर है और सबसे बड़ा सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान है। स्पिक एंड स्पेन एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है नीट एंड क्लीन। MBQ Muhammad bin Qasim was the nephew of Hijaz bin Yusuf. Gardner Johnson is newly elected president of which country? तो गडनी जॉनसन आइसलैंड की प्रेसिडेंट है। इसके बाद एक सवाल है स्कैंडेवियन कंट्रीज आर। तो स्कैंडेवियन कंट्रीज में आइसलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क आ जाता है। विच गैस नॉट इन्वॉल्व इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में नाइट्रोजन गैस रोल प्ले नहीं करती। ओजोन डेप्लीशन इज ड्यू टू क्लोरीन इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फ्री क्लोरीन रिलीज करते हैं और ये क्लोरीन्स फिर ओजोन के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके उनको ऑक्सीजन में और फ्री ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। एज अ रिजल्ट ओजोन ख़त्म होती जाती है। इब्हाम गोई किसके दौर में शुरू हुई। इब्हाम गोई ऐसी शायरी है जिसमें जू मैनी अल्फाज होते हैं। तो इब्हाम गोई मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में शुरू हुई। तो ये 2020 के PPSC लेक्चरर केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाले थे कुछ सवालात।